Now the whole world can acknowledge me. जी तो गाइस आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो भाई जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि जॉन सीना फास्ट लेन के पोस्टर के ऊपर अकेले फीचर हुए हैं, और भाई ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हुई। मतलब लास्ट टाइम जब ये चीज़ हुई थी तो एलिमिनेशन चैम्बर 2017 का वो पीपीवी था जहाँ पर कोई सिर्फ एक सुपरस्टार पोस्टर के ऊपर आया था, और भाई वो सुपरस्टार कौन था? वो थे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जी हाँ, तो 6 सालों के बाद कोई पहला दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई कोई बंदा अकेला पोस्टर पे है, और वही बंदा है जो कि लास्ट टाइम है एलिमिनेशन चैम्बर 2017 के बाद फास्ट लेन 2023। 6 साल के बाद जॉन सीना फिर से बन चुके हैं दी ओनली सुपरस्टार टू फीचर ऑन एनी पीपीवीज पोस्टर। तो भाई ये एक काफ़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है जो कि जॉन सीना के नाम है। अगली स्टोरी रेटेड आर सुपरस्टार एज से जुड़ी है। तो भाई कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एज अपनी बहुत जल्दी डील साइन कर सकते हैं AEW के साथ, लेकिन भाई अब इसके ऊपर कुछ और अपडेट आई है और ऐसा बताया जाएगा भाई फाइनल के कुछ दिन ही है, मतलब 2 से 3 दिन है सिर्फ एज के पास, और एज को जो भी डिसीजन लेना है वो भाई 2 से 3 दिन में उनको लेना पड़ेगा। और भाई इसके चांसेस ऑलमोस्ट 99.99 है कि वो AEW के साथ एक डील साइन करेंगे, क्योंकि WWE के अंदर वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं, और क्रिश्चियन के जो कि AEW के अंदर है तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो AEW के साथ साइन करेंगे। तो भाई आने वाले शोज़ जो डायनामाइट कोलिजन भाई इन सब के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। बहुत जल्दी हमें एज का डेब्यू देखने को मिल सकता है AEW में, और क्या पता क्रिश्चियन के साथ ही आते साथ वो कोई मैच करे, क्योंकि क्रिश्चियन अभी जो है वो हील चल रहे हैं AEW के अंदर। तो क्या पता भाई एज उनके सामने ही आ जाए और उनका हमें एक मैच बहुत जल्द देखने को भी मिल सकता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई रिसेंटली बेकी लिंच से पूछा जाता है कि भाई वुमेन्स डिवीजन के अंदर इतना कुछ खास अच्छा होता नहीं है। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि आगे कौन सी ऐसी बंदियां हैं जिनको आप देख रही हैं कि भाई वो नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती हैं वुमेन्स डिवीजन में, तो भाई यहाँ पर 4 नाम है जो कि बेकी लिंच ने लिए। ज़ोए स्टार्क, इंडी हार्टवेल, ज़ाया ली, कैंडिस लेरे। तो ये 4 नाम है जो कि बेकी लिंच को लगता है कि आगे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ज़ोए स्टार्क तो फिलहाल ठीक ठाक काम कर रही हैं, और बाकी 3 की हम क्या ही बात करें। भाई ज़ाया ली का तो मुझे पता ही नहीं है भाई कि वो मंडे नाइट रॉ पर हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हैं। बाकी दोनों हैं तो मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन उनका भी इतना कोई खास कभी यूज़ किया नहीं गया। तो बेकी लिंच की ये प्रेडिक्शन है कि ये 4 बंदियां आगे काफ़ी अच्छा काम कर सकती हैं। अगली स्टोरी रोमन रेंज से जुड़ी है, और भाई रोमन रेंज मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था 13 अक्टूबर के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं, 27 अक्टूबर के भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं, और उसके अलावा भाई अब वो 14 अक्टूबर को एक सुपर शो होने वाला है, वहाँ पर भी आने वाले हैं, और वहाँ पर वो अपनी टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट सैमी ज़ेन। अब भाई ये चीज़ एक तरह से पॉजिटिव भी है, ठीक है भाई वहाँ के जो बंदे हैं वो उनको एंजॉय करेंगे, लेकिन भाई एक तरह से ये नेगेटिव भी है कि भाई रोमन रेंज के पीपीवीज में तो मैच आप करवाते नहीं हो। इस साल भाई 3 उन्होंने मतलब अपने टाइटल डिफेंसेस लाइव शो में किए, 2 दफ़ा रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट और अब तीसरी दफ़ा सैमी ज़ेन के अगेंस्ट करेंगे, और उन्होंने वैसे लाइव टीवी पर भी भाई 2 से 3 मरतबा ही अपने टाइटल को डिफेंड किया है। तो भाई ये काफ़ी एक वियर्ड सी चीज़ है, मतलब जितनी टीवी पर टाइटल डिफेंसेस है उतनी ही लाइव इवेंट में यहाँ पे टीवी पर एक आधी ज़्यादा है। तो भाई ये काफ़ी एक अजीब सी चीज़ है। इससे अच्छा भाई रोमन रेंज को आप फास्ट लाइन के ऊपर ही ले आते, चाहे भाई स्टोरी लाइन उनकी मतलब कि वैसे ही चलाते रहते, ब्लड लाइन के बंदे या पॉल हेमन चलाते, और रोमन रेंज सिर्फ मैच लड़ने के लिए आ जाते फास्ट लेन में, तो वो चीज़ भाई फैंस उससे ज़्यादा खुश होते, ना कि इससे फैंस खुश हुए होंगे कि भाई आप उनको सुपर शो के ऊपर डाल दो जो कि सिर्फ वहाँ के जो बंदे हैं उनके लिए है। बहरहाल भाई रोमन रेंज का मैच होने वाला है सैमी ज़ेन के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और इसके अंदर क्या ही बात हम करें, रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को ईजिली रिटेन कर लेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और भाई फिर से रोमन रेंज और अब द रॉक की बात करते हैं। तो भाई रोमन वर्सेस रॉक ये मैच भाई काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ गया है जब से द रॉक ने पैट मैकेफी के शो में इस बात को कहा कि भाई हमारा मैच होने वाला था रेसलमेनिया 39 में, और रेसलमेनिया 40 के लिए वो रेडी हैं, लेकिन भाई काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इनका मैच रेसलमेनिया में नहीं देखना चाहते, या देखना चाहते हैं तो वो टाइटल के लिए नहीं देखना चाहते। तो भाई जिम कॉर्नेट ने रिसेंटली एक फैंटेसी बुकिंग की रोमन रेंज वर्सेस द रॉक की, तो उन्होंने ऐसा कहा कि रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और कोडी रोड्स को अपनी जो स्टोरी है वो रॉयल रंबल में फिनिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस मैच के अंदर द रॉक को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंज के हर मैच के अंदर ब्लड लाइन के बंदे आते हैं, तो द रॉक वहाँ पर आए और मेक श्योर करे कि कोई भी ब्लड लाइन का बंदा आकर उस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे, और कोडी रोड्स उस मैच के अंदर रोमन रेंज को हरा दे और चैंपियन बन जाए, और कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप की अलग स्टोरी लाइन लेके चले, और उसके बाद रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिले, और जो भी जीते वो अपने आप को हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ कहे, और इससे इस मैच की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई अगर टाइटल का मैच होगा तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि रोमन रेंज ही उस मैच को जीतेंगे, और रोमन रेंज की जो टाइटल रेन है वो और भी ज़्यादा मतलब कि डोमिनेटिंग हो जाएगी। अगर वो द रॉक से हार जाएंगे तो फिर सब ये कहेंगे कि हाँ भाई तुम अपनी टाइटल इतनी बड़ी लेके गए, लेकिन भाई जब तुम्हारे अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा बंदा आया द रॉक आया तो तुम टाइटल को हार गए। तो आई थिंक इस तरफ तो WWE जाएगी नहीं कि अगर द रॉक टाइटल
के लिए उनको चैलेंज करते हैं तो रोमन रेंस को वो मैच हरवा दें। तो भाई वो तो मैच रोमन रेंस जीतेंगे, लेकिन अगर टाइटल इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर इस मैच के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है और फिर काफ़ी चांसेस बन जाएंगे कि शायद द रॉक रोमन रेंस को हरा दें और वह प्रूव कर दे कि भाई तुम हेड ऑफ द टेबल नहीं हो बल्कि मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, और उसके बाद रोमन रेंस चले जाएं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद भाई नया रोमन रेंस एक फेस सुपरस्टार बन के आए और भाई जिस तरह से WWE उनको पहले चलाना चाहती है फेस सुपरस्टार, वैसे WWE उनके साथ करे। तो लेट्स सी भाई आगे फ्यूचर में रोमन रेंस और द रॉक की खिचड़ी WWE किस तरह से पकाती है। अगली स्टोरी सऊदी के शो से जुड़ी है। तो भाई क्राउन जूल में बताया कि 4 नवंबर को होने वाले हैं, लेकिन अभी तक WWE ने इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। तो भाई अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्द WWE ऑफिशियल कर देगी कि क्राउन जूल होने वाला है 4 नवंबर को। भाई ऑफिशियल तो होना ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई स्मैकडाउन का जो शो है 3 नवंबर का वो नहीं होने वाला, मतलब कि वो पहले से ही टेप कर लिया जाएगा और वह तभी टेप किया जाता है जब सऊदी के अंदर शो होने वाला हो। तो भाई सऊदी के अंदर शो होगा 4 नवंबर को होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई लोगन पॉल से रिसेंटली ये जो UFC और WWE का मर्जर हुआ है इसके बारे में पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी इससे अपॉर्चुनिटीज़ WWE के लिए खुल जाएंगी, UFC के लिए खुल जाएंगी। और उन्होंने कहा कि भाई WWE हमेशा से एक्सपैंड करना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना इस तरह से हो कि भाई मेरा एक बॉक्सिंग मैच हो जाए जो कि WWE की रिंग के अंदर हो। तो भाई इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई UFC के मैचेस WWE के रिंग के अंदर भी होने चाहिए, जिसकी जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है, क्योंकि भाई जो फ़ैन बेस है WWE का और UFC का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। WWE का इंटरटेनमेंट शो है और UFC में प्योर फाइट्स होती हैं, वहाँ पर मतलब के जो लोग हैं उनके वो प्योर फाइट को पसंद करते हैं। वो WWE को भी अक्सर लोग उनके पसंद भी नहीं करते, मतलब जो फैंस हैं UFC के वो अक्सर भी WWE को फेक कहते हैं, वो तो उनको पसंद भी नहीं करते। तो ऐसा होने के चांसेस कम है कि भाई UFC की फाइट कोई WWE की रिंग में हो या WWE के बंदे UFC में जाके लड़े, तो भाई इसके चांसेस कम है। लेकिन लोगन पॉल क्योंकि भाई दोनों जगह कम्पीट करते हैं तो इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात की। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर जिनके बारे में कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि भाई वो रॉयल रंबल के पास है, क्योंकि भाई उनको इंजरी वाली चीज़ चल रही है, लेकिन भाई अब इसके बारे में एक और रिपोर्ट आती है कि WWE वाले इंटरेस्टेड हैं कि ब्रॉक लेसनर को वो सऊदी के शो के अंदर लेके आए, क्राउन जूल के अंदर WWE उनको लाना चाहती है। अगर तो भाई वो क्लियर हैं तो वो हमें क्राउन जूल के अंदर देखने को मिलेंगे, और उनका जो मैच है वो किसके साथ होगा तो भाई ये जब आप नाम सुनेंगे तो शायद भाई आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने रेसलमेनिया में उनका मैच देखा था ओमोस के साथ, तो अब भाई उनका जो मैच टीज किया जा रहा है वो ब्रॉन्सन रीड के साथ किया जा रहा है। भाई ब्रॉन्सन रीड नो डिसरिस्पेक्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, उन्होंने चैट गेबल को हराया, ओटिस को हराया, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर इज़ अ डिफरेंट ब्रीड। ब्रॉक लेसनर के सामने अगर वो उनको डाला जाएगा तो उनके करियर को तो काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि भाई ब्रॉक लेसनर के करियर को कोई भी फ़ायदा होगा। जैसे रेसलमेनिया में हमने देखा कि ओमोस को भी वैसे बाद में कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, भाई WWE ने उनको उस तरह से यूटिलाइज़ ही नहीं किया। अगर यूटिलाइज़ करते भी तो ओमोस को तो फ़ायदा होता, लेकिन ब्रॉक लेसनर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद वो कोडी रोड्स के सामने गए, और शायद एक रीज़न ये भी बताई जा रही थी कि वो डिसअपॉइंटेड थे कि किस तरह से वो ओपनर में थे, कोडी मेन इवेंट में थे। तो अब भाई अगर ब्रॉन्सन रीड के साथ भी वो मैच लड़ेंगे और भाई इसी तरह से भाई ओपनर में आएंगे, तो फिर भाई वो कोडी रोड के साथ जो पूरी उनकी फ्यूड चली थी उसके अंदर कोई भी सेंस नहीं लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये एक अच्छा डिसीजन है कि ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन्सन रीड का मैच करवाया जाए क्राउन जूल के अंदर। तो भाई अब आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर जब आएंगे तो भाई क्या उनको ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच एक लड़ना चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में जो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।